डियर फ्रेंड्स, ये आपके फिजिक्स एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आंसर्स के साथ में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए अवेलेबल करा रहा हूँ मैं। तो आप इनको देख लीजिए कि आपने ये क्वेश्चंस देखे थे या नहीं देखे थे। तो एक नज़र ज़रूर मारिएगा इस पे। अभी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, मैं आपको कैसे बस इसके चीज़ों को समझा देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन है और क्या आंसर्स है। ठीक है? तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको करना है डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस को। ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए लिखी गई है। और एक चीज़ आपका है इसकी जो आपसे कभी-कभी पूछ लेता है कि इसकी जो है मेज़रमेंट किसमें की जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओम में इसकी जो है मेज़र की जाती है, यानी कि इसकी यूनिट क्या हो गई? ओम हो गई। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको एक ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा है जिसमें वेरिएशन कैपिटेटिव रिएक्टेंस एक्ससी और फ्रीक्वेंसी में आपका जो है यहाँ पे ग्राफ पूछ रहा है। तो ये ग्राफ इस तरह का बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कौन सी होती है? ये आपको पता होना चाहिए, तो एक आपका ये क्वेश्चन बनता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें हम, तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें आपको थ्रेस होल्ड एन फ्रीक्वेंसी यानी कि दहली आवर्ती, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये आपका एक इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका आंसर यहाँ पे हिंदी इंग्लिश वर्जन में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका डिफरेंशिएट करना है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बाय ड्राइंग एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है इसमें। तो इस तरह का एनर्जी बैंड जो है पी टाइप का बनेगा और इस टाइप का आपका एन टाइप का बनेगा। सी वी मतलब आपका हो गया चालन बैंड। ठीक है, और नीचे जो है वी बी आपका हो गया वैलेंस बैंड और यहाँ पर आपका है ना ये, तो ये हो जाता है आपका संयोजी बैंड। ठीक है, तो इस तरह से हो गया आपका। और बीच में जो होता है ये दाता ऊर्जा स्तर होता है, इधर स्वीकर्ता ऊर्जा स्तर होता है। तो एन और पी में हम जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं। चाहे तो वो डायग्राम पूछ ले या फिर और भी इसके बारे में एन पी एन का बहुत ही डिटेल से पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है शो करना है वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद कलेक्टर पोटेंशियल एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को शो करना है। तो इस तरह का ग्राफ बनता है, इसको शो करने के लिए आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका है स्टेट करना है आपको हाइजेंस प्रिंसिपल को। तो इसके बारे में भी इसकी स्टेटमेंट जो है हमने दे दी है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो और आराम से पढ़ सकते हो। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका इसमें आठवां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया आपसे आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ लॉजिक गेट, यानी कि ये जो लॉजिक गेट दे रखा है जिसमें मैंने एंड लिख रखा है, इधर नोट लिख रखा है, ये मैंने लिखा है, अदरवाइज ये डायग्राम जो है ब्लैंक था। तो इस सिंबल को आइडेंटिफाई करने को बोल रहा है। तो ये कौन सा गेट गेट बनेगा? देखिए ये वाला एंड गेट है और ये वाला जो आपका सिंबल है ये नोट गेट का है। तो दोनों मिलकर के जो बनते हैं वो नांड गेट बनते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है बी पार्ट, इसमें ट्रुथ टेबल लिखना है नांड का और गेट का। ये किसी का भी गेट का पूछा जा सकता है, एंड गेट का पूछा जा सकता है, नॉट गेट का पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर जो है इसका सिंबल ये मैंने बनाया है और इसके बाद में जो है इसका ट्रुथ टेबल जो है यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, तो आप इस तरह से बना लोगे। अगला जो है आपका पार्ट, यहाँ पे राइट करना है एनी थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसका हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए जो है बता दिया गया है। और आपका कभी कभी यहाँ पर जो है आपका मैग्नेटिक वेव्स के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे है द वर्क फंक्शन दे रखा है सीजियम मेटल का और ये मतलब एक न्यूमेरिकल है, आप समझ लीजिए। न्यूमेरिकल में आपसे पूछा क्या गया है, अधिकतम ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की पूछी गई है, निरोधी विभव पूछा गया है और प्रोटॉन की अधिकतम गति पूछी गई है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है और स्टॉपिंग पोटेंशियल है और आपका एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम स्पीड ये पूछी गई है। तो इसको भी हमने सॉल्व किया है यहाँ पे। तो पूरा का पूरा हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा आंसर जो है लिखा है, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, बस सब कुछ दिया गया है। आपको केवल एच की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि एच की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। कांस्टेंट है ये, तो इसको याद करने के लिए आप ध्यान रखें। ठीक है, एक बार नज़र ज़रूर मार लें। ये हो गया इसका बी पार्ट जो पूछा गया उसका सोल्यूशन यहाँ पे है और उसके बाद में सी पार्ट जो पूछा गया है उसका सोल्यूशन जो है यहाँ पर है। इस तरह से ये तीनों सी पार्ट के कर रखे हैं। उसके बाद में 11 नंबर जो क्वेश्चन है व्हाट इज जीनर डायोड, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जीनर डायोड क्या होता है ये हम बता देंगे और उसके बाद में इसका वोल्टता नियंत्रक के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है ये परिपथ डायग्राम बना करके यहाँ पर जो है इस डायग्राम को पूरा समझा देंगे। तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर के आप नीचे तक देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा हो गया, क्लियर हुआ। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी सेम क्वेश्चन है और इसका जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा डायग्राम उनके लिए और ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए।
पूरी की पूरी स्टेटमेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, यूजिंग फेजर डायग्राम एनालिसिस ऑफ एलसीआर सर्किट का जो है आपसे इम्पीडेंस पूछ सकता है। एलसीआर परिपथ का आपसे डायग्राम पूछ सकता है, तो एलसीआर परिपथ क्या होती है ये भी पूछ सकता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एलसीआर डायग्राम हमें पता है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे आर है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप इसके जो चीज़ें हैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर जो है प्रूव करना है किसको, इंडक्टेंस को। यहाँ पे इसने पूछा क्या हमसे, जो इम्पीडेंस को, इम्पीडेंस हमें प्रूव करना है, यानी जेड की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह से हम पूरा का पूरा समझाते हुए डायग्राम बनाएंगे, और इस डायग्राम में ही तो हमें ये चीज़ जो है ये दे रखी है कितनी, वी एल माइनस वी सी। तो ये वी एल एन माइनस वी सी है, आपको वी आर ये गिवन है। आप यहाँ पे कौन सा लगा दोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, तो वी की वैल्यू जो है आप निकाल दोगे। तो यहाँ पर वही चीज़ इसमें समझाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा जो है करा गया सॉल्व। यहाँ पे कंप्लीट आप देख सकते हो। डेरिवेशन है, लंबी थोड़ी सी लगती है, डेरिवेशन होती भी है। यहाँ पे समझाने के लिए इतना लिखा गया, बाकी आप इसमें ये ज़्यादा चीज़ें ना लिख करके आप डायरेक्ट दो दो आप सीधे सीधे स्टेप से आ सकते हैं। और इसमें भी आपका पाइथागोरस थ्योरम है, बहुत ईजी थ्योरम है और बहुत आसानी से प्रूव होता है ये। अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं पूरा समझा देता आपको, लेकिन अभी समय नहीं है, आप खुद पढ़ सकते हो, एक बार समझ लोगे। और फिर इसका डेरिवेशन जो है इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पर है। तो आपका वही सेम चीज़ है, सेम प्रोसीजर है, वही चीज़ आपको प्रूव करनी है। यहाँ पे डायग्राम है उसका। उसके बाद में आपका जो है यहाँ पे हमने समझाया कि कौन सी वी एल और वी सी कैसे आएगी, ठीक है। यहाँ पर फिर उसके बाद में हम डिटेल से लिख देंगे, और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके यहाँ पर आ जाएंगे। वी अपॉन आई जो होता है, आपने पता है कि ओम्स लॉ पढ़ा था आपने 10th क्लास में, अभी तक पढ़ते आए हो। तो वी अपॉन आई यानी कि वोल्ट अपॉन करंट जो है रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस के बराबर ही होता है। तो जेड को हम शो करते हैं, तो इसको हम वी अपॉन आई को जेड से शो कर देंगे, और ये हमारा जो है फाइनल इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका जो 13 नंबर है, डिफाइन करना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसके बाद में एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल का सिंबल भी कभी कभी पूछ लेता है कि क्या होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये आपका क्वेश्चन है, और इसके सभी के आंसर्स यहाँ पे पार्ट वाई पार्ट कर रखे हैं। फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें हमने डेफिनेशन दे दी है। यहाँ पर जो है उसके लिए आवश्यक शर्तें यानी कि कंडीशंस क्या है इंटरनल रिफ्रैक्शन की, तो ये हमने बता दी है। और थर्ड पार्ट में जो है क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन आई सी अपॉन में 1 अपॉन में म्यू होता है, ठीक है। और अगर क्रिटिकल एंगल का केवल सिंबल पूछे तो आई सी होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पे, और उसका जो है कुछ दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद में बोथ फेसेस सेम रेडियस के हैं दे रखा है। इसके बाद में बोल रहा है फोकल लेंथ भी ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, डिफाइन फाइंड आउट क्या करना है कि आपको व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, सॉरी, आपको फाइंड आउट करना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है यहाँ पर लेंस मेकर फॉर्मूला से निकाल लेंगे, ठीक है। सब कुछ दे रखा है हमारे पास, ये वैल्यूज़ दे रखी हैं यहाँ पे सब कुछ, ठीक है। क्योंकि दोनों की रेडियस बराबर है तो R1 बराबर R2 होगा। और एक तरफ जो है आपका कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि आप जानते हो कॉन्वेक्स लेंस जो है कुछ इस तरह से बनता है। तो दोनों तरफ, एक तरफ आपका नेगेटिव लेते हैं, एक तरफ पॉजिटिव लेते हैं, आपको पता है। चिन्ह पर पट्टी आपने यानी कि जो ये डायग्राम्स हैं ये पढ़े होंगे, याद होगा, अभी मैं दिखा भी दूंगा। तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला लगा करके हम इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको कार्टेशियन साइन फॉर्मूला क्या है, न्यू कार्टेशियन साइन, उसको बताना है। फिर उसके बाद में एक एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है जिसमें म्यू वन अपॉन में यू प्लस में वी म्यू टू अपॉन में वी इजकल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर जो है ये आपका प्रूफ करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है सिंपली, और फिर इसको बताना है कि अगर आपका जो आवर्त सतह जो है उत्तल गोलाकार का अगर विरल से सघन माध्यम में गमन करेगा तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए निम्नलिखित बिंदु जो है प्राप्त करेंगे आप। तो ये वाला जो है आपको डेरिवेशन प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सिंपली क्या है, आपको पहले तो आपको ड्राइव करना है, स्टेट करना है कि ये क्या होता है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो इसमें आपको अच्छी तरह से पता है, लेफ्ट में जाते हैं तो कैसे नापते हैं, राइट में जाते हैं तो कैसे नापते हैं, वो चीज़ इसमें बताई गई है। यहाँ पर भी नीचे भी वही चीज़ बताई, ठीक है। लेफ्ट में जाएंगे तो पॉजिटिव होगा या राइट में जाएंगे तो नेगेटिव होगा। इसको मैंने यहाँ पे आपको जो है पूरा समझाया है कि आप अगर लेफ्ट में जाते हैं आपके सामने इस तरफ तो ये आपका जो है कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगी, ठीक है। क्या चीज़, सॉरी, दूरी जो है ऋणात्मक हो जाएगी और ऊंचाई जो है धनात्मक हो जाएगी इस साइड में, लेफ्ट साइड में। या फिर आप इधर नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी।
तो अगर आप लाइन से नीचे की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव, और ऊपर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट में जाते हैं नेगेटिव, और राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव। तो आपका इस साइड में पॉजिटिव आया, इस साइड में नेगेटिव था। तो इसी तरह से आपका जो लेंथ हमने ऊपर देखा, जिसमें आर एक पॉजिटिव लिया एक नेगेटिव लिया, तो इस तरह का है वो। और इस तरह से जब ये है तो आपका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाए। समझ में आ गया होगा डायग्राम से। आगे बात करते हैं आपके, इसको हमने यहाँ पे जो है समझाया है, ठीक है, इसके बारे में, क्योंकि हमें प्रूव करना है ना, ये चीज़ प्रूव करना है तो इसको समझाना पड़ेगा आपको। तो पहले हम डायग्राम बना करके ये सारी पॉइंट्स लिखेंगे। ये डायग्राम है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये पूरा का पूरा डायग्राम जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करते हुए फिर हम इसको ड्राइव करेंगे आई और आर के टर्म में, ठीक है, क्योंकि हमें प्रूव करना है। और म्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमारा साइन आई अपॉन साइन आर जो है स्नेल का नियम होता है, आपको सभी को पता है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो आगे और जा करके इसको प्रूव कर देंगे। जस्ट मतलब मैं आपको केवल डिटेल्स बता रहा हूँ, इनको प्रूव कर देंगे, ठीक है। इस तरह से ये डेरिवेशन कर रखी है हमने। तो आप यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू निकाल के रिलेशन पुट कर दोगे, ठीक है। तो ये रहा आपका रिलेशन। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम के लिए जो है ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आ जाइए नीचे की तरफ, तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा का पूरा वही चीज़ है, सेम टू सेम। अब यहाँ पर जो है N1 और N2 है ना, इसकी जगह आप म्यू 1 और म्यू 2 कर लेना, क्योंकि डेरिवेशन में N1 नहीं है, म्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन आई अपॉन में साइन आर क्या था हमारा, म्यू 1 अपॉन में म्यू 2, ठीक है। तो इस तरह से इसको कर लेना सही। बस इसमें डेरिवेशन फिर लास्ट में आप प्रूव कर दोगे, ठीक है। इस सभी की जगह चेंज हो जाएगा, N1 की जगह म्यू 1 आ जाएगा और N2 की जगह म्यू 2 आ जाएगा। बस आप जहाँ जहाँ चेंज करोगे वहाँ कर लेना, क्योंकि किसी किसी बुक में ये दे रखी है। तो यहाँ पे जो हम प्रूव कर चुके हैं इस तरह से। तो अगला जो आपका पार्ट है, इसमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसमें अगर एक चीज़ और पूछी गई है इसमें कि फ्रिंज विड्थ पर क्या असर होगा यदि जो किसी म्यू अपवर्तांक के, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी की म्यू है उसके अंदर उसको डुबो दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए जो आपका ये एक्सपेरिमेंट है एक्चुअली किसी चीज़ को देखने के लिए होता है। जैसे आप अंधेरे में टॉर्च मारते हैं किसी रस्सी पे, तो आपको सामने तो जहाँ डायरेक्ट रोशनी पड़ रही हो तो साफ दिखाई देगा, लेकिन उसके बगल में धीरे धीरे आपका जो है विज़न कम हो जाएगा। आप ट्राई भी कर सकते हो कभी भी टॉर्च लेके। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि इसमें वही चीज़ बताई गई है कि ये जो पी बिंदु है, इस पी बिंदु यानी कि कोई यहाँ पर पी बिंदु है, इस बिंदु पे अगर हम निकालते हैं या इसकी दूरी स्लिट से, तो ये जो है क्या मिलेगा हमें, वो चौड़ाई जो है क्या मिलेगी वो बतानी है हमें फ्रिंज से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यंग का एक्सपेरिमेंट है, आपने लैब में भी किया होगा। इसमें डायरेक्टली क्या है कि हमें S2 से लेके P तक की दूरी और S1 से लेकर के P तक की दूरी जो है निकालनी है, ठीक है। और इसी को हमने जो है ट्रायंगल फॉर्म में यहाँ पर जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके निकाला। एक बार ये ट्रायंगल ले लेंगे और एक बार ये वाला S2 वाला ट्रायंगल ले लेंगे, एक बार S1 वाला ट्रायंगल ले। तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए, और उसके बाद में डेरिवेशन जो है हमने यहाँ पे कंप्लीट कराई हुई है आपके सामने। तो बार बार डायग्राम इसलिए बनाया ताकि आप जब ये डेरिवेशन देखें तो यहाँ पे डायग्राम जो है आप उससे कन्वे कर लें, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर जो है फिर इसके बाद में आपका डिफरेंस पाथांतर बोलते हैं, यानी पाथ डिफरेंस जो है S2P माइनस SP1, क्योंकि P पॉइंट से निकाल रहे हैं S1 और SP का, P पॉइंट है S1 और SP का, ठीक है ना। तो इसमें हम निकाल देंगे और इस तरह से पूरा का जो यहाँ पर पाथांतर आ जाएगा, पाथांतर के बाद में यानी पाथ डिफरेंस जो है हमारा निकाल लेंगे। अगर ये जो पी पॉइंट है, अगर ये सपोज करें कि ये धीरे 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 बिल्कुल पास आ जाता है, ओ बिंदु के पास आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा डी के बराबर हो जाएगा। डी क्या है हमारे पास, तो डी ये वाली है, क्योंकि ये वाली अगर लाइन काली वाली ओ के पास आ जाती है और ये वाली S1 वाली भी इधर नीचे आ जाती है, तो ये लाइन ऐसी हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कितनी लंबाई है डी, तो इसको डी से रिप्लेस कर रहे हैं S1P और S2P को। फिर इस तरह से हम इसको डेरिवेशन को कर देंगे और यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा डेरिवेशन, ठीक है। इस तरह से जो हमारा फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी आता है। उसके बाद में इसने बोला था कि अगर डुबो दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए हवा में तो बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन में डी होता है। वाटर में क्या होगा कि आपका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है म्यू होता है, ये आपका एक से बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा बीटा डैश इक्वल्स टू बीटा अपॉन में म्यू, ठीक है। यहाँ पे डेरिवेशन कर रखी है, यानी कि फ्रिंज वेट विड्थ जो है वो घट जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका रेक्टिफायर क्या है, डायग्राम के हिसाब से आपको बताना है फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम क्या होगा। उसके बाद में आप बता सकते हैं कि इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, और एक्सप्लेन करना है वर्किंग को भी, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है रेक्टिफायर क्या है, उसका फिर सर्किट डायग्राम है यहाँ पे। और इसके बाद में नीचे की तरफ ये पूरी की पूरी उसकी वर्किंग लिखी हुई है, ठीक है। ये पूरा का पूरा डेरिवेशन वगैरह जो भी आपका पूछा जाएगा सब कुछ यहाँ पे डिटेल टू डिटेल
दी गई है। उसके बाद में एक ग्राफ पूछा था, ये ग्राफ जो है हम बना देंगे, तो ये हमारा जो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये इंग्लिश मीडियम के लिए है और ये हिंदी मीडियम के लिए है, शिष्टकारी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम है, और फिर से वही कार्यविधि जो है हम बता देंगे आराम से, और उसके बाद में आपका जो है कंप्लीट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और उसके बाद में लास्ट में ग्राफ भी बना देंगे, क्योंकि उसमें भी ग्राफ बनाया था इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए भी बना देंगे। और इसके बाद में आपका जो है 18 नंबर है आपका क्वेश्चन जो इसमें दिया है, 18वां, इंपॉर्टेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, ये देख लेना। बाकी ऐसा नहीं है कि आप मतलब इन्हीं को पढ़ के जाओ। तो सत्यापित करना है आपको, 2 I0 अपॉन में पाई जो है, ये आपको डेरिवेशन जो है लानी है। ठीक है, और उसके बाद में बी पार्ट में शो करना है एवरेज वैल्यू ऑफ AC इन फुल साइकिल इज 0। ठीक है, ये भी आपको बताना है। AC करंट का जो औसत मान जो है शून्य हो जाता है पूरे साइकिल में। तो यहाँ पर जो उत्तर हमने लिख रखा है, आंसर हिंदी में अलग लिख रखा है और इंग्लिश में अलग लिख रखा है, वहीं सामने हमने लिख रखा है कि किसकी क्या ट्रांसलेशन होगी। इसके बाद में यहाँ पे अर्ध चक्र में जो प्रवृत्ति धारा का औसत मान क्या होगा, वो हम डेरिवेशन करके निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप आओगे और लास्ट में जो है आप निकाल दोगे कि ये 2I0 अपॉन में पाई होता है। उसके बाद में आपका बी पार्ट जो पूछा गया है कि अगर ये पूरी साइकिल कर ले यहाँ तक 2 पाई तक पहुँच जाए तो ये इसका मान शून्य होता है। तो इस ग्राफ को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कोणीय आवर्ती यानी कि एंगुलर ओमेगा आपकी हो गई। अब इस तरह से हम चलते जाएंगे, आवर्तकाल यानी साइकिल पीरियड निकालेंगे, फिर आपको आई एवरेज निकालेंगे। आई एवरेज की बात हो रही है क्योंकि औसत में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको सारा का सारा 9 यहाँ पे सॉल्यूशन जो है कंप्लीट है। ये रहा आई वी इक्वल्स टू आई एवरेज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 1 - 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ करना है एक नीट लेवल डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे। ठीक है, और ड्राइव करना है एक एक्सप्रेशन मैग्नीफाइंग पावर की, और फाइनल इमेज हो रही है लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे, यानी कि दोनों में लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन वाला ही डायग्राम आएगा। और तो चलिए देखते हैं इसको, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो है पूछी गई है, इसको हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं। इस तरह से आप डायग्राम बनाएंगे, करते जाएंगे। ये पूरा डायग्राम जो है ये वाला दोनों पार्ट के लिए बनेगा। तो सेम डायग्राम 2 बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बना दोगे और लिख दोगे तो भी आपका आंसर चल जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में 2 बार करना होता है, तो उसको करना ही होगा, नहीं तो एग्जामिनर समझेगा आप डायग्राम बनाना भूल गए। तो ये आप डायग्राम बना देंगे, उसके बाद इस डायग्राम को जो है हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, इसमें एंगल्स बन रहे हैं ना, इन एंगल्स को लेकर के प्रूव कर देंगे यहाँ पे पूरा का पूरा, क्योंकि हमें फॉर्मूला बताना है। तो हम आगे चलते हैं, यहाँ पे ये पार्ट हो जाएगा, और m इक्वल्स टू जो मैग्नीफिकेशन आ जाएगी वो आ जाएगी μ0 अपॉन में u0 इंटू 1 + d अपॉन में f। ठीक है, इस तरह से। अब मैग्नीफाई और इंग्लिश मीडियम्स के लिए भी मैंने निकाल दिया है, तो वही चीज़, सेम डायग्राम, सेम प्रोसीजर। आपने ऊपर हिंदी में पढ़ लिया तो नीचे इंग्लिश के लिए भी ये ऐसा ही सेम रहेगा, सेम डेरिवेशन रहेगी, बस लैंग्वेज इंग्लिश हो जाएगी। यहाँ पे चलते हुए हम इसको प्रूव कर देंगे, और यहाँ पर जो है नीचे की तरफ आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन जो है आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपने देखे कि नहीं देखे हैं। एक बार ज़रूर नज़र मार लेना, आपने आपको प्रिपेयर कितना आपने किया है। अगर ये एग्ज़ाम में मान लो ये क्वेश्चन आते तो क्या आप इनको कर पाते, ये बातें आपके मन में होनी चाहिए। ये नहीं कि एग्ज़ाम में ये आएंगे ही आएंगे। अगर मान लो कि ये एग्ज़ाम में आते तो क्या आपको आते थे ये क्वेश्चंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने का जो है आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, और इस वीडियो का जो PDF है वो भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।